हेलो एंड वेलकम टू जोहार IQ। आज हम लोग अपना मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला क्लास करने वाले हैं, दैट इज़ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि हम लोग सारा क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्लास है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। इतना बड़ा साम्राज्य कैसे इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्या रीजंस थे जिससे ये इतना बड़ा साम्राज्य ख़त्म होता है, ये सारी चीज़ आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता दूं तो इसमें उतने कुछ खास फैक्ट्स नहीं हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स है मैं नोटिफाई कर दूंगा, आप वो सब ऑलरेडी जानते होंगे पहले से। आप या तो उसे याद कर ले अगर नहीं जानते तो, और ये समझने के लिए बाकी आगे जो वीडियोस रहेंगे और जहाँ पे याद करने वाला चीज़ रहेगा मैं वहाँ पे आपको प्रेस कर दूंगा कि हाँ भाई ये याद करना है, आप अच्छे से याद कर ले उसे, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो ऑब्वियसली विल सी अबाउट हायरार्की, जागीरदारी सिस्टम, और क्राइसिस भी देखेंगे साथ में। क्या कॉजेज थे मुगल एम्पायर के फॉल के लिए, ये दोनों बेसिकली कनेक्टिंग फेज है कॉजेज के लिए, जिससे हम लोग को कॉज समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर देखेंगे कुछ इम्पैक्ट, नए रूलर्स मतलब नए स्टेट्स बनते हैं उसके बारे में देखेंगे, और फिर लेटर मुगल्स जो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज दे वर टोटली इनएफिशिएंट रूलर्स, ठीक है। तो हायरार्की की बात करते हैं। तो हायरार्की में क्या था, सबसे ऊपर रहता था ऑज ऑलवेज द किंग, उसके बाद आता था वजीर। वजीर वॉज पार्ट ऑफ द नोबिलिटी, और ये जो नोबल्स थे, ये जो नोबिलिटी वाली पार्ट थी, ये बेसिकली कुछ फैक्शंस में डिवाइडेड थे। हिंदुस्तानी फैक्शन था दुर्रानी, दैट वर द अफगान पीपल्स। फिर आता था आपका तुर्रानी फैक्शन, दैट इज द तुर्किश पीपल्स, एंड द ईरानियन फैक्शन, जिसमें पर्शियन लोग थे। तो ये जो फैक्शंस था ना, ये चाहता था कंट्रोल करना यहाँ पे, और ये दोनों, ये सारे के बीच में एक फैक्शनलिज्म डेवलप हो गया, इन लोग के बीच में टसल हो गया कि भाई किसका कंट्रोल रहेगा इधर, वजीर किसका बनेगा, या बाद में हम लोग जब देखेंगे किंग मेकर्स के टाइम पे तो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन किसका होगा, ठीक है, या किसका राजा, किसका पपेट रूलर बनने वाला है, ठीक है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा टसल था, और इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज बिटर फैक्शनलिज्म इन द मुगल कोर्ट। तो मैं लिख देता हूँ फैक्शनलिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना जरूरी था बिफोर जंपिंग टू दी रियल कॉजेस, ठीक है। दूसरा चीज़ था आपका जागीरदारी सिस्टम एंड द जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है। सेम चीज़, किंग था, वजीर था, द वाइडर नोबिलिटी जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वजीर के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो गोल किया हुआ है, दिस आर दी गवर्नर्स, ठीक है। गवर्नर के पास एक बड़ा सा स्टेट रहता था, और ये जो स्टेट था इन्हें छोटे छोटे साइज में डिवाइडेड थे, ठीक है, जिसको हम लोग जागीर्स बोलते थे। और ये जागीर्स थे, ठीक है, ये जागीरदार संभालते थे। कौन संभालता था, तो जागीरदार संभालते थे। तो बेसिकली ये जो जागीर्स थे ये नॉन हेरिडेटरी थे, मतलब कि ये पास ऑन नहीं हो सकते थे जनरेशन टू जनरेशन। तो अगर आपको जागीर चाहिए होती थी तो आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ता था, और सारी बातें माननी पड़ती थी, इनको कुछ काम करना पड़ता था। तो वर्क में क्या था, तो बेसिकली इट वाज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हें मिलिट्री की जिम्मेदारी दी जाती थी। आपको जैसे बोल दिया जाएगा कि आपको रखना है 100 घोड़े, 1000 पैदल सिपाही, आपका लैंड इतना ज़्यादा है, आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, सब कुछ मेंटेनेंस आप करके रखो। लेकिन जब ये जो राजा रहेगा ये आपको बुलाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, तो आपको उस टाइम पर प्रेजेंट होना पड़ता था, ठीक है। और दूसरी बात, तो ये रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, दैट इज़ इट। साथ में भाई एक और प्रॉब्लम था, क्या, कि ये जो जागीर्स थे, ये जो लैंड थे, ये थे कम, और जो अच्छे जागीरदार बनने की काबिलियत रखते थे वो लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इन लोग के बीच में भी वॉर एंड टसल्स चलते रहता था, ठीक है। तो यही था अपना ये जागीरदारी क्राइसिस, और हम लोग देखेंगे कि कैसे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब इन 1707। चलिए देखते हैं कॉजेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आर्मी एंड द सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, जिसके कारण डिक्लाइन, पतन होना शुरू हुआ मुगल एम्पायर का। ऐसा बोलते हैं इसके डेथ के बाद से नहीं हुआ, औरंगजेब की कुछ ऐसे पॉलिसीज ही थी जिस कारण मुगल एम्पायर जो था वो पतन की ओर आगे बढ़ गया, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेज में डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब जो था ना बहुत कंट्रोलिंग था, बहुत अच्छे से अपना कोर्ट को संभाल के रखता था। जो बिटर फैक्शनलिज्म था जो कि नोबल्स के बीच में डेवलप होता था, ठीक है, उसको भी अच्छे से कंट्रोल करके रखता था, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, नोबल्स भी अपने हद तक रहते थे, कोई कंट्रोल करने अभी ओपन नहीं आ रहा। और अभी भी हम लोग ये देखेंगे कि कोई किंग मेकर्स भी नहीं आए हैं, इसके जाने के बाद किंग मेकर्स आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ देखते हैं आफ्टर हिज डेथ देयर वाज नो प्रोमिनेंट रूलर टू कीप द नोबिलिटी अंडर चेक। जैसे ये मरता है उसके बाद कोई नहीं, ऐसा नहीं था कि ये जो नोबिलिटी जो बहुत पावरफुल होते जा रही थी, जो बहुत कंट्रोलिंग होते जा रही थी, उसको कंट्रोल कर पाए। फिर होता है राइज ऑफ किंग मेकर्स। अब आते हैं भाई किंग मेकर्स, जैसे कि सईद ब्रदर्स, ठीक है, और असफ जाह, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक और था जुल्फिकर खान, ठीक है। तो ये लोग हैं किंग मेकर्स, ये लोग पपेट रूलर्स बनाएंगे और सारा जो मुगल साम्राज्य है इसको अपने हिसाब से चलाएंगे। जागीरदारी क्राइसिस ऑलरेडी अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जागीरदार थे और बहुत कम जागीरदारी, तो एक क्राइसिस डेवलप हो गया था। अब देखो एक और चीज़ था ना, ये जो औरंगजेब था इसका एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था डेक्कन एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जो डेक्कन एक्सपेंशन करता है, मतलब साउथ के जो ये साउथ में जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी इसकी, अटैक करके ज़मीन लेना, ठीक है। तो ये तो एक पहली बात औरंगजेब का बहुत ही एम्बिशियस पॉलिसी था कि डेक्कन जीतना है, तो उसके कारण बहुत सारे लॉसेस होते हैं। प्लस यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जागीरदारी क्राइसिस पढ़ रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, ये जो नए लैंड आ रहे हैं मुगल साम्राज्य के अंदर, तो उसको खालिसा लैंड बना दिया जा रहा है। अब आप पूछोगे भाई ये खालिसा लैंड क्या होता है, तो ये खालिसा लैंड बेसिकली उस लैंड को बोला जाता है जो कि मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए, मतलब राजा का जितना भी चीज़ है उस सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है वो लैंड। उससे जो भी रेवेन्यू होगी वो राजा के लिए चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं बता दूं तो कोई भी लैंड रहता था वो दो हिस्सा में डिवाइड रहता था। पहला रहता था जागीरदार या जागीर लैंड इस टाइम पे, ठीक है, और दूसरा जो था ये खालिसा हो गया। जागीर के लिए तो हम लोग देख लिया ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी, तो नया जो लैंड भी आएगा वो जागीर ना बनकर खालिसा बन जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए नए लैंड चाहिए थे, जिसके कारण जो खजाना है, जो मुगल खजाना है वो भर सके, ठीक है। तो सारे लैंड को खालिसा लैंड बना दिया गया, उसे राजा के अंडर ले लिया गया। फिर आगे देखते इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे। तो ये जो डेक्कन कैंपेन था औरंगजेब का, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत पैसे खर्च हुए भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके कारण अब देखो कोई भी कंट्री वॉर पे है, वॉर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसे जीतना, ठीक है। तो कोई अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं देगा, और उसी कारण ना एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी डेवलप हो रहा था मुगल साम्राज्य में। उसके बाद हाई रेवेन्यू रेट्स फॉर ट्रिगर पेजेंट रिबेलियन। अब देखो क्या हो रहा था ना, एग्रीकल्चर पे तो कोई ध्यान थी नहीं, आपको इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना है, कोई ध्यान नहीं था इधर। यहाँ पे ड्राउट पड़ रहा है, कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा था, तो लोग गुस्सा हो ही रहे थे। प्लस जो टैक्सेस थी, ठीक है, ऑब्वियसली इतना खर्चा हो रहा है, पैसे तो कहीं से आएंगे ना, तो ये जो टैक्स था, ये टैक्स भरने के लिए भी पैसे लगते थे, और इन लोग का इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं होता था, और बहुत ज़्यादा टैक्स था, तो फिर इन लोग को बहुत दिक्कत होने लगा। और जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि पीजेंट रेबेलियन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर देखते हैं आर्मी करप्शन इन जागीरदारी सिस्टम, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे इन लोगों को मेंटेन करने बोला जाता था अच्छा आर्मी, लेकिन वो लोग मेंटेन नहीं करके रखते थे, ठीक है। और प्लस जितना बोला जाता था अमाउंट ऑफ ट्रूप्स रखने के लिए, उतना अमाउंट ऑफ ट्रूप्स भी नहीं रखते थे ये लोग। प्लस लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आपको भी पता है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग नए नए प्लेन्स बना रहे हैं या बहुत सारे नए नए वेपन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है और हमें समय के साथ मॉडर्नाइज होते रहना चाहिए। और लेकिन जो मुगल्स थे वो लोग अभी भी पैदल सिपाही रखते थे, ठीक है। और जब आप ब्रिटिशर्स को देखें, जब आप यूरोपियन नेशंस को देखेंगे, जब वो लोग आएंगे तो लोग बहुत अच्छा ट्रेंड डिसिप्लिन्ड आर्मी रहेगा, जिनका स्किल सेट बहुत हाई रहने वाला है, और ये छोटे छोटे नंबर में रहेंगे, बड़े बड़े सेनाओं को ये ऐसे ही हरा देंगे, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। फिर आगे देखते हैं सोशो रिलीजियस पॉलिसीज़, जिसके कारण औरंगजेब को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इम्पोजिशन ऑफ जजिया। जजिया क्या है, आप सभी को कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा, ठीक है। तो इट वॉज द रिलीजियस टैक्स दैट वॉज इम्प्लाइड ऑन मुस्लिम्स। तो इट वॉज द रिलीजियस टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। अब देखो जब मैं पढ़ रहा था ना, तो इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन थे, मैं सारे बता दे रहा हूँ। तो पहला एक कहते थे कि अगर तुम नॉन मुस्लिम हो एंड यू हैव टू लिव इन दारुल इस्लाम, ठीक है, जो लैंड मुस्लिम्स का है, तो वहाँ पे आपको ह्यूमिलिएशन के तौर पे एक टैक्स भरना पड़ता था, दैट वाज नोन एज जिजिया। कहीं पे लिखा हुआ है कि आप नॉन मुस्लिम है और आपको अपना रिलीजन फॉलो करना है, तो आपको एक टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज नोन एज जिजिया। तीसरा एक और ये है कि जो इस्लामिस्ट रूलर थे, वो मुगल रूलर्स जो भी आप कह सकते, जो भी इस्लाम को फॉलो करते थे, वो अगर नॉन मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोटेक्शन के लिए एक टैक्स लगाना पड़ता था, जिसको जिजिया कहते थे।
तो मेरे हिसाब से आप इसे रिलीजियस टैक्स मानो और इतना ही अंडरस्टैंडिंग रखो, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो आगे देखते हैं। दैट वाज द पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्लस फोर्सफुल कन्वर्जन्स एंड इवन द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, जो कि अदर रिलीजन्स के थे, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा था मासेस को, और सारे लोग अगेंस्ट हो रहे थे मुगल डायनेस्टी के, खासकर औरंगज़ेब से। ठीक है। और फिर एक ऐसा कहानी भी कहा जाता है कि ये जो औरंगज़ेब था, ठीक है, अगर उसे कहीं टेम्पल तोड़वाना रहता था, कुछ भी करना रहता था, ठीक है, तो व्हाट ही विल डू कि वो उस जगह जाएगा, वहाँ पे सामने पहुँचेगा और बोलेगा कि देखो मुझे वहाँ कल सुबह नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, तो प्रिपरेशंस कर लो। और सुबह होते होते वहाँ पर अगर टेम्पल है तो वो टेम्पल चला जाएगा, या कुछ और है किसी और रिलीजन का कुछ है तो वो हट जाएगा वहाँ से, बिकॉज जनाब को नमाज़ पढ़ना रहता था। ठीक है। और प्लस ऐसे ही एक और स्टोरी है जहाँ पे बताया जाता है कि जो औरंगज़ेब था, जो ऐसे इन्हें क्रूर दिखाया जाता है, इनका भी चेंज ऑफ हार्ट हुआ था। ये भी मैंने एक कहानी सुनी थी अपने स्कूल टाइम पे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि वो रेड फोर्ट में थे, मस्त अपना शाम का वॉक ले रहे थे, और उसके बाद क्या होता है ना कि एक जैन टेम्पल है वहाँ पे बगल में, और वहाँ से ना घंटी की आवाज़ आती थी। तो ये वो जो घंटी था वो औरंगज़ेब को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया करता था। ठीक है। तो वो एक दिन गया वहाँ पर और उसके बाद बोला कि देखो भाई घंटी बंद कर लो। पुजारी को बोलता है अगर बजा ये कल तो समझ जाना क्या होगा। धमकी देके ये वापस आ जाता है। अगले दिन फिर उसी टाइम पे फिर से घंटी बजती। जब वो वहाँ पे जाता है तो देखता है वहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है। तो उस टाइम पे उसे लगता है कि नहीं, कि और भी रिलीजन जो ये लोग मानते हैं वो भी सच है। ठीक है। और उसके बाद से जो इसकी रिलीजियस इनटॉलरेंस की पॉलिसी रहती है ना, ये रिलीजियस टॉलरेंस में बदल जाता है। ठीक है। ऐसा लोग कहते हैं, कहानी है, इट कैन बी मिथ, झूठा भी हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है। आगे देखते हैं। तो भाई ये थे कॉजेस के बाद आए कुछ इम्पैक्ट। बिकॉज एक अच्छा इफेक्टिव रूलर अभी जा रहा है तो अब बहुत वीक रूलर्स आ रहे हैं, तो अब कुछ इसका इम्पैक्ट होना ही है। तो नई नई स्टेट्स कार्व आउट होने लगे, जैसे कि बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मराठास हो गया। मराठास एक सक्सेसर था, एक रिबेलियस था, तो मराठा वेर द पार्ट ऑफ रिबेलियस स्टेट। अवध हो गया, ठीक है, तो सिंध हो गया। ऐसे करके बहुत सारे अभी स्टेट्स आप देखेंगे। तो हम देख लेते हैं सक्सेसर स्टेट्स कौन थे और रिबेलियस स्टेट कौन थे। सक्सेसर स्टेट जो कि मुगल को आज भी अपना मम्मी पापा मानते थे, ऐसा बोलते थे कि नहीं आज भी हम उनके अंडर हैं, इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस बोला जाता था कि आधा इंडिपेंडेंट है, पूरी नहीं, आधा इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो ये लोग जो कॉइन रहेगा वो आज भी मुगल एम्परर के नाम पे मिंट करेंगे। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, ये एक अजान बोल रहे हैं, आई थिंक नमाज़ पढ़ना होता है, तो फ्राइडे का जो नमाज रहता था वो एम्परर के नाम पे पढ़ा जाता था, ऐसा कुछ होता था, आई डोंट नो। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम फॉलो होता था। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे। तो दे वर द पार्ट ऑफ नोबिलिटी, ऑब्वियसली ये सक्सेसर स्टेट्स नोबिलिटी के पार्ट थे। सेमी इंडिपेंडेंट, रिस्पेक्टेड द नॉमिनल रूल ऑफ मुगल्स के रूल को मानते थे आज भी। अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, कार्नाटिक रीजन हो गया, सारे हम लोग देखने वाले हैं अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, बिकॉज इसे डीपली पढ़ने। ठीक है। फिर आ गया रेबिलियस स्टेट। तो रेबिलियस स्टेट में क्या था, तो दे वर ब्रॉट अंडर मुगल रूल बाय औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ था उसके कारण ये सारे आ गए थे। ठीक है। तो ये रेबल करेंगे अभी, और उसके बाद अपना नया स्टेट कार्व आउट करने बोलेंगे कि अब हम मुगल एम्पायर को एकदम नहीं मानते, हम लोग टोटली ऑटोनोमस हैं, टोटली हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। आफ्टर हिज डेथ एजर्टेड देयर ऑटोनॉमी, हो गया पंजाब हो गया, मराठा हो गया, मैसूर हो गया। तो दिस वेर सम किंगडम्स जो कि अपने आप को टोटली ऑटोनोमस बोलते थे। फिर बात आती है लेटर मुगल्स की। देखो लेटर मुगल्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी ऐसा मैंने देखा नहीं कि कहीं क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो रूलर्स होते थे ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट थे। ठीक है। कुछ खास इन लोगों ने किया नहीं। कोई आएगा, कोई जैसे स्टार्टिंग में ये आएगा तो ये जजिया हटा देगा। ठीक है। और थोड़ा सा जो अदर रूलर्स रहेंगे लाइक राजपूत रूलर्स, मराठा, ये लोग सब बात करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। बहुत अच्छा से मेंटेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन ज़्यादा दिन रहा नहीं। देखो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है। जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ होगा, कोई एफिशिएंट रूलर नहीं आ पाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि हम लोग देखेंगे। बहादुर शाह, जहांगीर शाह, देखो एक साल 3 साल ऐसे करके आ रहे थे। फिर फारूक सियार आएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे गोल्डन फरमान लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल चीज़ है, इसे पढ़ेंगे हम लोग आगे के वीडियोस में बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, गोल्डन फरमान। ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के लिए इशू किया गया था, ट्रेड के लिए। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, राफ़ी उद्दौला।
फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह 1719 to 48। इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी भी बहुत कहानी, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं बताना तो बहुत चाहता था। उसके बाद फिर आता है बैटल ऑफ करनाल, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटल ऑफ करनाल। तो आप मत बताओ, मैं बता देता हूँ। बैटल ऑफ करनाल बेसिकली नादिर शाह, आप नाम सुने होंगे, नादिर शाह, ये कहाँ से था? तो अफ़गानिस्तान से था, अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान से था नादिर शाह, ठीक है। तो इसके बीच में हुआ था और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली नादिर शाह जीता था। उसके बाद आता है अहमद शाह, फिर आएगा आपका आलमगीर 2। इस पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, आलमगीर 2, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी इसके टाइम पे होगा। बैटल ऑफ प्लासी ऑब्वियसली हम लोग जब बंगाल के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ना ही है। आप बताओ ये किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, और कब हुआ था? इट इज़ इंपॉर्टेंट, डेट्स और किसके बीच में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और कौन जीत रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके आगे देखो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? आपको कमेंट्स में बताना है, प्लीज़ लेट मी नो। और है बैटल ऑफ बक्सर, ये भी बताओ किसके बीच में हुआ था, ठीक है। फिर आता अकबर 2 एंड देन कम्स दी बहादुर शाह 2, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं। ये वॉज अ वेरी ग्रेट पोएट, ऐसा कह सकते थे। इन्हें गज़ल लिखना बहुत अच्छा लगता था, और ये लास्ट रूलर हैं मुग़ल एम्पायर के, ठीक है। और क्या होता है कि 1857 के बाद इनका रूल ख़त्म, उसके बाद मुग़ल रूल ही ख़त्म हो जाता है 1857 रिवोल्ट के बाद। और लास्ट में जब ये रिवोल्ट हो रहा होता है, सिपाही मिटनी चल रही होती है, तो इन्हें बनाया जाता है कि आप हमें करो लीड, बहादुर शाह जफ़र को। तो ये बेचारे बोल ही रहता है, ये करते भी है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स वापस से सारे कुछ जब काउंटर कर लेते हैं, ये लोग वापस अपना रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया जाएगा रंगून, और वहाँ पे ही उनका डेथ हो जाएगा, आई थिंक इन 1862। एंड वहाँ पे पूरा ख़त्म मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। तो लास्ट में मैंने कुछ किंग मेकर्स के नाम लिख के रखे, जैसे जुल्फ़िकार खान हो गया, सईद ब्रदर्स हो गए, ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे। आप देख लो, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, आपको याद करने के लिए मैं बस लिख कर रखा हूँ। और फ़ारूक सियार को इन लोगों ने राजा बनाया था, और जहांदर शाह जो था वो जुल्फ़िकार खान के कारण राजा बना था। पपेट रूलर्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के ऊपर होने वाला है। यूरोपियंस कैसे आए, कब आए, कौन कब आया, और ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल होने वाला है, जिसको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। और प्लस साथ में हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन भी थोड़ी बहुत कहानी है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स होंगे, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे भी थोड़ी फैक्ट्स बढ़ जाएंगे, तो उसे भी याद करना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं आगे हम लोग कैसे पढ़ने वाले थे। तो 1857 का रिवोल्ट रहेगा थर्ड वीडियो, उसके बाद कांग्रेस का फॉर्मेशन, उसके बाद स्ट्रगल जो रहेगा 1947 तक, बीच में जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जितने भी कुछ रहेंगे सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। और मॉडर्न इंडिया अराउंड 10 वीडियोस या उससे थोड़ा ज़्यादा उस पर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में चार्टर एक्ट्स हो गए, अदर एक्ट जितने भी एक्ट्स हैं सारा का एक वीडियो आ जाएगा, आप आराम से उधर से कर लेना। रिलीजियस एंड ट्राइबल जो रेबेलियन होंगे उसका एक वीडियो आ जाएगा, बिकॉज ये फैक्चुअल है, आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा उसमें, तो उसका एक वीडियो आ जाएगा अलग से, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग पूरा मॉडर्न कंप्लीट करने वाले हैं, एशियंट आर्ट एंड कल्चर एंड मेडिवल एज वेल, सब पढ़ने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो। ये जो PDF है ये अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, आप वहाँ पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ कमेंट करो, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है वीडियो बनाना मुझे भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।